हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में। और मेनली जो कैपिटल गेन होता है हमें म्यूचुअल फंड्स के केस में, उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और कैसे हम लोग सेव कर पाएंगे टैक्सेस को, उसे भी हम लोग वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कशन करूँगा उसके बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैंने केवल इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स को चुना है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हम लोग उन फंड्स को कहते हैं जिनमें जिनका इन्वेस्टमेंट जो है ना एसेट्स का 65% इक्विटीज़ में होता है या फिर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। तो केवल और केवल मैंने इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स को चुना है इस वीडियो के लिए। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स जो हैं उन पे STT एप्लीकेबल होता है। जब भी आप सेल करते हैं उन म्यूचुअल फंड्स को तो उस पर STT कलेक्ट किया जाता है। और जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं तो 3 ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ते हैं। और सबसे पहले तो डायरेक्ट ऑप्शन, अगर आप बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन चुनते हैं। आप डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। रेगुलर ऑप्शन वाला जो पार्ट है वो रेगुलर ऑप्शन हम लोग तब चुनते हैं जब हम लोग किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू जा रहे होते हैं। यानी जब हम लोग परचेज़ करते हैं म्यूचुअल फंड्स को किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू, तब हम लोग रेगुलर ऑप्शन चुनते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो है वो IDCW ऑप्शन है, जिसे कि पहले हम लोग डिविडेंड ऑप्शन के नाम से जानते थे। बाद में सेबी को लगा कि वो ऑप्शन जो है थोड़ा कन्फ्यूजिंग इसलिए बिकॉज लोगों को लगता था कि उनका पोर्टफोलियो जो है वो बाकी के फंड्स रेगुलर और जो अपना डायरेक्ट प्लान है उसकी तरह ही ग्रो करेगा और एडिशनल बेनिफिट उन्हें एक डिविडेंड के तौर पे मिलेगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वो आप ही के इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिविडेंड के तौर पे, करते थे, बाद में रीनेम कर दिया गया। तो इससे काफ़ी हद तक ये क्लियर हो गया। IDCW ऑप्शन को रीनेम करके डिविडेंड ऑप्शन को रीनेम करके उसे बना दिया गया इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान। तो थोड़ी क्लैरिटी आ गई। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। तो अगर आप डायरेक्टली जाके और म्यूचुअल फंड्स परचेज़ करते हैं, आप AMC के वेबसाइट पे जाते हैं और म्यूचुअल फंड्स परचेज़ करते हैं, तो मोस्ट लाइकली आप डायरेक्ट ऑप्शन चुन रहे हैं। बिकॉज आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र का ऑप्शन तो डिटेल्स तो एंटर करेंगे नहीं ना। या तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप मे बी जो IDCW ऑप्शन है उसके अंतर्गत भी चुनें। तो ये सारे जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं ना, इन सभी के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि क्या होगा और कैसे टैक्स ट्रीटमेंट होगा उनका। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि कैपिटल गेन एक्चुअली है क्या। चूँकि म्यूचुअल फंड्स कैपिटल एसेट्स हैं, तो जब भी आप सेल करते हैं तो आपको कैपिटल गेन होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था। कैपिटल गेन हम लोग उस पर्टिकुलर गेन को कहते हैं जो हमें होता है जब हम कैपिटल एसेट्स को सेल करें यानी डिस्पोज करें। कैपिटल एसेट इस वीडियो के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो कैपिटल एसेट्स हैं। जब भी आप सेल करते हैं, सपोज़ आपने 10,000 में परचेज़ किया और आपने 15,000 में आपने उसे 12-13 महीने होल्ड किया और होल्ड करने के बाद आपने उसे 15,000 में सेल कर दिया। तो आपने 10,000 में परचेज़ किया, सेल किया 15,000 में, तो ये डिफरेंस जो है ना 5,000 आपको गेन हुआ उस म्यूचुअल फंड से, तो ये आपका कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन जो है वो 2 तरह का हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स जो हैं उनमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम लोग उन सभी गेन्स को कहते हैं जिसमें कि आपने जो होल्ड किया था परचेज़ करने के बाद म्यूचुअल फंड को, वो लेस देन 1 ईयर आपने होल्ड किया था। 12 महीने से अगर कम आप होल्ड करते हैं और सेल कर देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। 2018 से पहले ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला कॉन्सेप्ट है ये 2018 से इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट द्वारा। 2018 के पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था म्यूचुअल फंड्स के केस में। यानी जो भी आपको गेन होता था वो टैक्सेबल नहीं था, उस पर टैक्स ये अभी जो एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल नहीं था। एक चीज़ जो कि मैं और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा कि अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो EOF है या नहीं, यानी इक्विटी ओरिएंटेड फंड है या नहीं, तो बहुत ही आसान सा तरीका है। आप अगर पॉलिसी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं स्कीम से रिलेटेड, जो भी पॉलिसी नहीं स्कीम से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप उन्हें रीड करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि कितना % जो है वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। अगर सपोज़ उसमें आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे पता करें, तो सबसे आसान सा तरीका है, कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल moneycontrol.com, तो वो लोग भी ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश करते हैं
जिस भी पर्टिकुलर स्कीम के बारे में आप सर्च करेंगे तो उनके वेबसाइट पे अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो नीचे की तरफ टैक्स इन्फॉर्मेशन करके एक टैब आपको दिखेगा, वहाँ पे परसेंटेज जो है ना वो मेंशन करते हैं वो लोग कि कितना परसेंट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। एनीवे अभी हम लोग आ जाते हैं कि एक्चुअली टैक्स रेट क्या क्या एप्लीकेबल है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पे। आपने समझ लिया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसे कहते हैं। 12 महीने से कम अगर आप होल्ड करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 12 महीने से ज़्यादा अगर आप होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको होता है। आपका जो टैक्स स्टेटस है वो कोई भी हो, यानी आप NRIs हो, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, या फिर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, या फिर HUF हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, या फिर BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और या डोमेस्टिक कंपनीज। आप मतलब ये जो अलग अलग टैक्स स्टेटस है इनमें से कोई भी हो, आप पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको होता है तो आप पे 15% मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का जो रेट है ना वो एप्लीकेबल होता है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 10% का टैक्स रेट जो है वो एप्लीकेबल होता है। यानी STCG जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रेट जो है वो 15% है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट है वो 10% है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका जो टैक्स स्टेटस है उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, आप कोई भी हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, अगर आप NRI नहीं हैं यानी नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल नहीं हैं, बाकी आप HUF हैं, AOP हैं, BOI हैं, रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, या फिर डोमेस्टिक कंपनीज हैं, तो आपसे कोई TDS डिडक्ट नहीं किया जाता। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप NRI हैं तो आपसे TDS कलेक्ट किया जाता है, और TDS का रेट जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपका हुआ तो आपसे 15% का TDS डिडक्ट किया जाएगा, और अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपसे 10% TDS कलेक्ट किया जाएगा। अभी हम लोग आ जाते हैं, ये जो मतलब बातें थी 15% और 10%, और 10% वाले पार्ट पे मैं थोड़ा सा और क्लियर करूँगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो तभी टैक्सेबल है जब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज़्यादा हो, तो हम लोग अभी उस पर आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं IDCW वाला जो ऑप्शन है उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। IDCW ऑप्शन अगर आप चुनते हैं म्यूचुअल फंड्स में, और उसमें आपको जो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है आपके स्लैब रेट पे। जिस भी आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उस रेट पे वो टैक्स मतलब उस रेट पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है IDCW वाले ऑप्शन में। और अगर आप NRI हैं तो 20% का TDS डिडक्ट होता है IDCW ऑप्शन में, और बाकी आपका टैक्स स्टेटस यानी आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, या फिर बाकी डोमेस्टिक कंपनीज हो, HUF हो, BOI हो, या फिर AOPs हो, तो उस केस में 10% आपका TDS डिडक्ट होता है IDCW वाले ऑप्शन में। अभी हम लोग आ जाते हैं अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले डिस्कशन पे, जो कि मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होता है तभी जब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो। यानी सपोज़ आपने म्यूचुअल फंड परचेज़ किया 1 लाख रुपए का, ओके, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने 12 महीने से ज़्यादा होल्ड किया, बिकॉज तभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ना। तो 12 महीने से ज़्यादा होल्ड किया और वो आज उसका वैल्यू जो है 2,20,000 रुपये हो गया है, ओके। तो एक्चुअली आपको टोटल अर्न कितना हुआ उस पर 1,20,000 रुपये। आपने परचेज़ किया था 1 लाख में और अभी उसका वैल्यू 2,20,000 रुपये है, यानी आपको टोटल इंक्रीमेंट जो है वो हुआ है 1,20,000 रुपये का। तो टैक्स जो है ना, सबसे पहले 1 लाख आप डिडक्ट कर देंगे, बिकॉज वो अमाउंट जो है कैपिटल गेन में एग्जेम्प्टेड है। तो 1 लाख आप डिडक्ट कर देंगे, बचेगा 20,000। उस 20,000 पे आपका 10% के रेट से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। ये मतलब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसमें मतलब इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, ओके, जो कि बाकी नॉन EOF में हमें मिलता है इंडेक्सेशन का बेनिफिट। जब हम लोग नॉन EOF के बारे में डिस्कशन करेंगे जिस भी वीडियो में, तो उसमें मैं बताऊंगा कि इंडेक्सेशन कैसे काम करता है। EOF वाले जो हैं उसमें अभी इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। तो 1,20,000 जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका अर्निंग आपका कैपिटल गेन जो है वो 1,20,000 रुपये अगर होता है तो पहला 1 लाख जो है आप डिडक्ट कर देंगे, बिकॉज वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। उसके बाद जो अमाउंट बच जाता है 20,000 का, उस पर 10% के हिसाब से आप कैलकुलेशन
करेंगे और जितना भी आपका टैक्स बनता है वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तौर पे पेमेंट करेंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं और टैक्स बेस के थोड़े से कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ आपका इन्वेस्टमेंट आपने 2018 के पहले किया था, ओके। तो दो तरीका है जिससे कि आप कैपिटल गेन आप जान सकते हैं। एक तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कैपिटल गेन कितना हुआ, और दूसरा आप कैपिटल गेन का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं जिस भी एएमसी में आपने होल्ड करके आपका इन्वेस्टमेंट है, मतलब जिस भी एएमसी के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट, जिसका भी स्कीम आपने परचेज़ किया, आप उसके वेबसाइट पे जाइए, लॉगिन कीजिए, आप कैपिटल गेन स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो वहाँ से आपको कैपिटल गेन आपका पता चल जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तो भी पता चल जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो तो भी वो उसका मतलब स्टेटमेंट एक जनरेट होकर आपको मिल जाता है। उस स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ होता है कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ। अगर आप चाहते हैं खुद से कैलकुलेट करना तो भी प्रोसेस जो है बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहला मतलब 1 लाख रुपए वाला जो अमाउंट है, उससे ज़्यादा अगर आपका कैपिटल गेन हो तभी जाके वो टैक्सेबल होता है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, चूँकि हम लोग करते क्या है, कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते समय आपने जो जिस भी अमाउंट में सेल किया है म्यूचुअल फंड को, वो अमाउंट, ओके, एंड उससे हम लोग डिडक्ट करते हैं आपका जो कॉस्ट बेस है या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसे। अब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है ना, चूँकि 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये लॉन्ग टर्म वाला कॉन्सेप्ट, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला कॉन्सेप्ट, तो गवर्नमेंट ने कहा कि कॉस्ट बेस जो है आपका मतलब मतलब क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने बताया कि दोनों में से जो भी ज़्यादा अमाउंट है ना उसे आप कॉस्ट बेस के तौर पे ट्रीट करेंगे। पहला अमाउंट कि आपका एक्चुअल जो कॉस्ट बेस है वो, या दूसरा अमाउंट, उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि दो अलग अलग मतलब आप अमाउंट्स को देखिए और उन दोनों में से जो लोअर है आप उसे चुनिए। सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा कि जो फेयर मार्केट वैल्यू था आपके इन्वेस्टमेंट का एज ऑफ 31 जनवरी 2018 वो, या फिर आपको जो एक्चुअल प्रोसीड मिला है सेल करने के बाद, ट्रांसफ़र करने के बाद, वो, इन दोनों में से लोअर, ओके, जो भी कम है वो। और पहला ऑप्शन जैसा कि मैंने बताया आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सपोज़ आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए का, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका 1 लाख रुपए। अब बाकी के दो ऑप्शन, फेयर मार्केट वैल्यू सपोज़ 31 जनवरी 2018 को था उसका 1.5 लाख रुपए, ओके, एंड फाइनली आपने सेल किया उसे सपोज़ 2,50,000 रुपये में। तो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका 1 लाख रुपया, ओके, एंड बाकी जो ऑप्शंस हैं फेयर मार्केट वैल्यू एंड एक्चुअल सेल प्रोसीड आपका जो है वो है 2,50,000 रुपये। तो इन दोनों में कम कौन सा है? फेयर मार्केट वैल्यू 1,50,000 रुपये कम है 2,50,000 से ना, तो आप करेंगे क्या कि इन दोनों में से 1,50,000 को चुनेंगे और अब इसे कंपेयर करेंगे आपके एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, जो कि 2017 में सपोज आपने परचेज़ किया था। उसे अगर हम लोग उससे कंपेयर करते हैं तो आपका जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा है, नहीं वो ज़्यादा है, कितना, 50,000 रुपये ज़्यादा है। तो हम लोग आपका फेयर मार्केट वैल्यू जो 31 जनवरी 2018 को था उसे लेंगे एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और उसे फाइनली सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग जो हमारा एक्चुअल सेल प्रोसीड है उससे, यानी 2,50,000 रुपये से, ओके, और हमें जो भी अमाउंट मिलता है 1 लाख रुपये का हमें कैपिटल गेन हुआ। अगर प्लेन आप सिंपली ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2017 वाला, तो फिर वो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो इनकरेक्ट अमाउंट मिलता है। तो इस तरह से 1 लाख का हमें कैपिटल गेन होता है। और चूँकि 1 लाख एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, नहीं, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि 1 लाख तक अगर आपको कैपिटल गेन होता है तो उस पर टैक्स आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तो है नहीं ना वो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपको मतलब टोटल 0 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको पे करना होगा। 0 मतलब कहने मतलब एप्लीकेबल होगा ही नहीं, एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो। अभी हम लोग आ जाते हैं, सपोज़ आपको कैपिटल गेन हुआ और टैक्सेबल है। सपोज़ आपको कैपिटल गेन हुआ, आप अपना पोर्टफोलियो देख रहे हैं और आपने ऐसा देखा कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो सपोज़ 1,80,000 रुपये तक इंक्रीमेंट उसमें दिखा रहा है, मतलब उतना बढ़ा है। तो 1,80,000 है तो पहले तो 1 लाख आपका सब्ट्रैक्ट हम लोग कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। बाकी का 80,000 जो है आपका टैक्सेबल है। नहीं, अगर आप सेल कर देते हैं अपना सारा का सारा पोर्टफोलियो तो
अगर आप नहीं सेल करते हैं तो ऑब्वियसली टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, बिकॉज कैपिटल गेन होगा ही नहीं। कैपिटल गेन तभी होता है जब आप सेल करते हैं। तो सपोज़ आपको करना क्या है कि टैक्स जो है ना उसे सेव करना है। तो सेव करने का सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स को सेल कीजिए, बट उतना ही सेल कीजिए जितने में कि आप एग्जेम्पशन का जो लिमिट है उसे ब्रीच नहीं करें। यानी आप उस हिसाब से सेल करें कि एक तो सबसे पहला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो आपको, और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए का जो लिमिट है उसे ब्रीच नहीं करें। अब जो आपको प्रोसीड मिलता है आप उसी स्कीम में फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपका पहले से इन्वेस्टमेंट था। तो इससे होता क्या है ना कि आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिवाइज हो जाता है, नहीं फिर से फ्रेश डेट आ जाता है, उसमें ऐड हो जाता है ना। तो अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिवाइज हो गया, और सपोज़ आपने जो म्यूचुअल फंड बेचा उसमें हुआ ये कि आपने 90,000 का कैपिटल गेन हुआ, तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, एक भी रुपया टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। और आप करते क्या है कि वो पूरा का पूरा अमाउंट री इन्वेस्ट कर देते हैं फिर उसी स्कीम में। तो ऐसे में होता ये है कि आपने कैपिटल गेन रियलाइज़ भी कर लिया, और वो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन के री इन्वेस्ट हो जाता है आपके उस स्कीम में। और इससे आपका जो 1,80,000 रुपये तक का इंक्रीमेंट, जैसा कि मैंने एग्जांपल में लिया था, वो घट के सीधे फिर 90,000 पे आ जाता है, जिससे कि फिर आगे चल के आप रोटेट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। पूरे अमाउंट को रोटेट कर लेना एक बार में मेरे को नहीं लगता कि ये वाइज डिसीजन है, बिकॉज अगर कभी इमीडिएटली आपको पैसे का रिक्वायरमेंट पड़ जाए और आपको सेल करना पड़े तो फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, नहीं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए आप मतलब बिना वो जो एग्जम्पशन लिमिट है, बिना उसे ब्रीच किए आप अपने म्यूचुअल फंड्स को सेल करके और फिर से उस अमाउंट को री इन्वेस्ट कर सकते हैं उसी स्कीम में। इससे आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिवाइज होता रहेगा, एंड बाकी चीज़ें जैसा कि मैंने बताया उनको प्लान करने के बाद आप ये काम कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया, और थोड़ा कुछ मतलब जो एग्जाम्पल्स मैंने लिए थोड़े टेक्निकल थे, जिन्हें कि बोल के समझा पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया। आपको अगर बातें नई चीज़ें सीखने को मिली हैं इस वीडियो से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।